ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं अंबुजा, सरकारी हाई स्कूल उयम्बल्ली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला से आई हूं। आप लोग कैसे हैं? छुट्टियां बहुत अच्छी तरह से बिता रहे होंगे ना। छुट्टियों में खेल के साथ कुछ पाठ भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले शुरुआत में छोटी सी गाने से शुरू करूंगी। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप ये मत सोचिए घर में बैठ के कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर है। अच्छा चलो बच्चों, आप लोगों को कहानी बहुत पसंद है ना, तो छोटी सी कहानी से मैं शुरू करूँगी आपको। श्रवण कुमार जी की। श्रवण कुमार कौन है? आप लोगों को रामायण पता है ना। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि से रचित है, उसमें एक छोटा सा एक कहानी है श्रवण कुमार जी। जैसे हम लोग अपने माता पिता को कैसे आदर से देखना है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है उस कहानी में। श्रवण कुमार जी जो थे, उनके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े होने के कारण उन लोगों का एक छोटा सा आशा थी, इच्छा थी। वे तो जन्मांध थे, उनको आंख नहीं दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे से कहा कि मुझे तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने माता और पिता दोनों को कांवर में बिठाकर उन्होंने अपने कंधों पर लेकर तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि माता पिता का इच्छा आशा को पूर्ण करना सभी बच्चों का आद्य कर्तव्य बनता है, वो आदर्श पुत्र बनता है। तो बच्चों अब हम आएंगे, आज जो हम सीखने वाले हैं उसकी तरफ आएंगे। अच्छा चलो हम क्या सीखेंगे देखेंगे आज। हाँ देखिए, यहाँ पे सोनू आया है। आप देखेंगे सोनू के परिवार में कौन कौन है। बच्चों ये चित्र जो है इसे ध्यान से देखिए। इस चित्र में कौन कौन है, वहाँ पे कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? माँ है, पिताजी है, बाई है, बहन है और दादी है। अच्छा तो वे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए वहाँ पे वे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ समझ में आया राजू, वो लोग क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, माँ क्या कर रही है, माँ स्वेटर बुन रही है। और आगे कौन है? पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी टीवी देख रहे हैं। रचित क्या कर रहा है? रचित पुस्तक पढ़ रहा है। और आगे कौन है? दादी जी कहाँ खड़ी है? दरवाजे पर। दादी जी बाहर जा रही है। और आगे जो है रूपाश्री है ना, रूपाश्री क्या कर रही है? वो तो हंस रही है। हाँ बच्चों ये सब क्या है सोचो? बुनना, देखना, पढ़ना, हंसना, जाना, ये सभी क्या है सोचो? हाँ हाँ रंजू तुमने ठीक कहा, ये सब क्रिया है। हाँ हाँ आज जो भी काम करते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेरे सामने एक किताब है, मैं क्या कर रही हूँ? किताब को पढ़ रही हूँ। पढ़ना एक क्रिया है और लिखना वो भी क्रिया है, सुनना वो भी क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्दों में किसी काम के होने का पता चल रहा है,
जैसे बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना आदि। ये सभी क्या है? काम है। काम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? क्रिया। अच्छा, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कौन कौन से क्रिया है बताइए? कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं कर्ता स्वयं करते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसे होती है जो अपने आप हो जाती है, जैसे है और था, थे क्रिया को भी होती है। जैसे कुछ क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती है, जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक चित्र है, ये तो बारिश हो रहा है। बारिश होना जो है वो अपने आप होता है, वो प्राकृतिक है। और यहाँ पे जो है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। ये सभी स्वाभाविक रूप से होती है। तो आज सोमवार है, कल कौन सा वार था? रविवार था। उसी तरह कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। अभी मैंने इसका उदाहरण बताया ना, बारिश होना और पेड़ से पत्ते गिरना, ये सभी अपने आप हो जाती है। तो इसका उदाहरण मैंने दे दिया है आपको। ये तो स्वयं होती है, प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसे समझिए कि पेड़ से पत्ते गिरना जो है स्वाभाविक है। अगर कोई उसे गिराए वो तो अस्वाभाविक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो भी क्रिया है। स्वाभाविक रूप से भी क्रिया होती है और अस्वाभाविक रूप से भी क्रिया हो सकती है। जैसे खेतों में फसल उग रही है और किसान फसल उगा रहा है, दोनों में अंतर देखिए। खेतों में फसल उग रही है, ये स्वाभाविक रूप से होने वाली है, और किसान क्या कर रहा है? फसल को उगा रहा है। एक स्वाभाविक है, दूसरा अस्वाभाविक है, फिर भी दोनों में क्रिया है। तो बच्चों, क्रिया का मतलब है काम। जो भी काम है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के भी भेद होना चाहिए। क्रिया के दो भेद है। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है और अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है, अब देखेंगे। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। स का मतलब है साथ। जिस क्रिया में कर्म साथ होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहता है। जिस क्रिया में कर्म का न होने पर उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो एक चित्र देखिए, ये क्या है? कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? हाँ, गाना गा रही है ना। अच्छा, रूपाश्री क्या कर रही है? यहाँ पे गाना गा रही है और उसके साथ आ रहा है, देखिए वहाँ पे एक लड़का है और लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो एक कौन है पतंग उड़ाने वाला? रक्षक है। रक्षक क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो दोनों में हमने देखा रूपाश्री गाना गा रही है और रक्षक पतंग उड़ा रहा है। अगर हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसमें देखिए रूपाश्री क्या कर रही है, तो उसका उत्तर आएगा गाना। हम कहेंगे रक्षक क्या उड़ा रहा है, तो उसका उत्तर आएगा पतंग। इससे हमें पता चलता है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आगे हम जाएंगे अकर्मक की ओर। तो अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया का मतलब ये है कर्म के बिना। एक आदमी जो है वो दौड़ रहा है। यहाँ पे कौन दौड़ रहा है? राहुल। ये क्या कर रही है? रुचिता रो रही है। और राहुल क्या कर रहा है? वो तो दौड़ रहा है। देखिए इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, वहाँ कर्म नहीं है, इसलिए वो अकर्मक है। देखिए वहाँ पे कोई कर्म नहीं है। पहले वाक्य हमने देखा राहुल दौड़ रहा है और दूसरा हमने देखा कि रुचिता रो रही है, उसमें कर्म नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं।
बच्चों समझ में आई है ना? अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक काम है, आपके पास किताब है और कलम है, दोनों भी है ना? अब लिखते जाओ क्रिया का अर्थ क्या है और क्रिया के कितने भेद है और सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है और अकर्मक क्रिया के अर्थ, और इसके लिए एक एक वाक्य लिखते जाइए। अभी देखते हैं क्रिया को उपयोग हम कैसे करते हैं। तो एक चित्र देखिए, यहाँ पे एक चित्र में माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। और दूसरे चित्र ये देखिए, माँ अपने बेटी से कहकर खाना क्या कर रही है? खाना बनवा रही है। बनाना, बनवाना। एक क्रिया के दो रूप है। तो काम स्वयं करती है तो क्रिया है, दूसरों को प्रेरणा देके काम करने के लिए हम कहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। पहले देखिए, माँ खाना पका रही है या बना रही है, और दूसरे चित्र में हम देखेंगे बेटी से कहकर खाना बनवा रही है। उसी तरह और एक चित्र है, देखिए, लिखना। लिखना क्रिया रूप है और दूसरे से कहकर लिखाना। देखिए, मैं खुद लिख रही हूँ, अध्यापक बच्चों को लिखा रहे हैं, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कार्य स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बच्चे समझ में आ गए हैं ना आपको? अच्छा, तो प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ है कार्य स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रिया का वो रूप जिनसे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको एक चित्र दिखाए थे, उसमें हमने देखा कि माँ खाना बना रही है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि माँ स्वयं काम न करके बेटी से खाना बनवा रही थी। अच्छा, तो इसका और एक उदाहरण हम देखेंगे। संजय खाता है। खाना जो है क्रिया है, खाना जो है क्रिया है, और संजय खिलाता है। खिलाने का मतलब है दूसरे को, वो स्वयं नहीं खा रहा है, वो दूसरों के उसके सामने जो खड़ा है उसको खिला रहा है। ऐसे समझिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे सामने मेरा एक दोस्त है, मैं उसे खिला रही हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? खिलाना जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। खाना क्रिया है, खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी तरह है, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण मिलता है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। कितने भेद है? दो प्रकार है या दो भेद है। कौन कौन से है देखेंगे हम? हाँ, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा कौन सी है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, आप लोगों को समझ में आई ना क्रिया क्या है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? अच्छा, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण इस प्रकार हम कह सकते हैं। कौन सा है? कंडक्टर ने आदमी को उतारा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हम देखते हैं क्या है? लोगों ने कंडक्टर से कहकर आदमी को क्या है? उतरवाया। उतारा, उतरवाया। उतारा जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, उतरवाया जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक कविता लिखाते हैं। अध्यापक जो है, आपको पाठ पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वो क्या कर रहे हैं? आपसे कहते हैं अच्छा लिखो। मैं कहूँगी अच्छा, मेरे सामने जो बच्चे हैं आपसे कह रही हूँ कि आप लिखिए। क्या लिखना है आपको? कविता लिखना। हाँ, अध्यापक कविता लिखाते हैं। द्वितीय के लिए क्या आती है? हाँ, ठीक है, बताओ आपने। हाँ, आपने सही बताया। अध्यापक छात्र से कविता लिखवाते हैं। अगर मैं ऐसे समझिए, मेरे सामने जो भारती खड़ी है ना, भारती से मैं कहूँगी भारती तुम कविता लिखो। अच्छा, भारती कविता लिख रही है। अगर मैं कहूँगी भारती तुम दूसरों को भी कविता लिखवाओ, वो तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। बच्चों समझ में आए ना प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? हाँ, देखिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए कुछ नियम तो जरूर होते हैं ना। हाँ, जरूर, आपको सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, आपके सामने जो किताब है और कलम भी है ना, लिख लो क्या क्या चाहिए।
प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए पहले चाहिए धातु। किसी क्रिया के लिए मूल अंश है धातु, और धातु के साथ हम क्या जोड़ेंगे? न प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बनेगा क्रिया, और आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बनेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बनेगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर है। क्या है? पढ़ जो है धातु है, पढ़ जो है धातु है, पढ़ के साथ मैंने ना जोड़ा तो पढ़ना, ये क्या हुआ? क्रिया। पढ़ना के साथ मैंने क्या किया? आना प्रत्यय जोड़ा, पढ़ना पढ़ाना, और उसके बाद मैंने वाना प्रत्यय जोड़ा तो क्या हुआ? पढ़वाना। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये हुआ प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कर, करना, कराना, करवाना, और क्या है? बहुत सारे हैं। क्या क्या है? उठना, उठ, उठना, उठाना, उठवाना, और भी कौन से हैं बताओ मुझे। हाँ हाँ संजू, तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ, सुनना, सुनना, सुन, सुन धातु से बनती है क्रिया सुनना, सुनाना, सुनवाना, और उसी तरह होती है लिखना, लिख, लिख, लिख धातु से बनती है लिखना, लिखाना और लिखवाना। बच्चों समझ में आई ना? हाँ हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या हुआ? जो काम स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद है बच्चों बताओ? 2। एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए? धातु चाहिए। धातु से क्या बनती है? क्रिया रूप बनती है। क्रिया रूप से आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना प्रत्यय जोड़ते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। बच्चों, आपके सामने और एक चित्र में लाई हूं, देखो क्या है। हाँ, ये कौन है बताइए? माँ वाणी है। हाँ हाँ, इनका बहुत सारे नाम है। क्या क्या है बताओ, एक एक करके बताना है आपको। हाँ, इनका नाम क्या है? वाणी, और इनका नाम है शारदा, और एक नाम है इनकी सरस्वती, और एक नाम है भारती। अच्छा, तो देखिए, एक ही माँ है, माँ सरस्वती के बहुत सारे नाम है। ये तो समानार्थक है या पर्यायवाची शब्द है। भाषा में हम बहुत सारे समानार्थक शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है ये क्या है? ये क्या है? अंक। अंक के लिए और कौन कौन से नाम है बताओ मुझे। राहुल, तुम बताओ क्या है? नयन। हाँ, ठीक कहा आपने। और भारती? नेत्र। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है बच्चे। और उसे और कौन सा नाम से पुकारते हैं? चक्षु। अंक के लिए चक्षु, नयन, नेत्र भी कहते हैं। और उसी तरह और एक है मेरे पास। रजनी, तुम क्या बता रही थी इसके लिए? हाँ, सुनाई दे रही है। कमल। क्या है ये? कमल है। कमल का और भी नाम है। कौन कौन सा है बताओ मुझे एक एक करके। कमल के लिए बहुत सारे नाम हैं। देखिए, नीरज, पंकज और सरोज। समझ में आई बच्चों? तो बहुत आसान है ना। इस तरह बहुत सारे शब्दों के लिए अनेक अर्थ होती है, उसे हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। तो भाषा क्या है? हम जो बोलते हैं ना उसे हम भाषा कहते हैं। हम कौन से भाषा बोल रहे हैं अभी? हिंदी। अच्छा, हिंदी जो है आर्य भाषा है और इसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम दूसरी भाषाओं से भी लेते हैं, जैसे कि हमारी मूल भाषा जो है संस्कृत, जो है भारतीय भाषाओं की जननी हम जो संस्कृत को कहते हैं, उनसे बहुत सारे शब्द हमने ले लिया है, जैसे जननी, पुत्र, पुत्री, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अरबी, अरब से भी हमने लिया है। फ्रांस और अंग्रेज़ी के थोड़े बहुत शब्द हमारे
साथ ऐसे मिलजुल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलती है कि ये हिंदी का है, संस्कृत का है, अरब का है, अंग्रेज़ी का है, फ्रेंच का है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हाँ अच्छा बच्चों, आपको अभी समझना पड़ेगा कि पर्यायवाची शब्द क्या है। अच्छा, आपने देखा कि पानी का अर्थ आप लोग जानते हैं, तो पानी पीते हैं हम लोग, पानी को क्या करते हैं, पीते हैं। तो पानी के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। प्रमुख रूप से हम देखेंगे जल और नीर। और देखिए पेड़, पेड़ आपने देखा है ना, पेड़ के लिए हम कौन कौन से शब्द उपयोग करते हैं, वृक्ष और थरु भी। नीचे कुछ ऐसे शब्द दी गए हैं, उनके समान अर्थ भी आपके सामने मैं रख रही हूँ। फूल है, क्या है ये, फूल है। फूल के लिए बहुत सारे शब्द है समान अर्थ, कौन कौन सा है, सुमन, पुष्प, कुसुम। आहा, कितना अच्छा है ना शब्द। और एक कौन है, सूरज। सूरज के लिए कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं देखेंगे, रवि, सूर्य और दिनकर, ये भी शब्द हम उपयोग करते हैं भाषा में। ये कौन है, चंद्रमा। इनके लिए कौन कौन सा शब्द है, चांद, शशि, इंदु। चांद, शशि, इंदु। अग्नि, आग, पावक, अनल कहते हैं अग्नि को। देखो ये क्या है, घर। अच्छा, घर के लिए एक समानार्थक शब्द है गृह, भवन। ये क्या है, आसमान है। आसमान बहुत सुंदर है ना। आकाश, गगन, नभ, अंबर इसे कहते हैं। बहुत अच्छा है ना बच्चों। एक कौन है, हाँ हमारी माँ है ना। माँ के लिए बहुत सारे नाम हैं, माता, जननी, उसके बाद मातृ। अच्छा देखो, और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसका यहाँ पे मैंने एक तालिका बनाई हूँ, आप उसे जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, देखेंगे क्या है इसमें। अच्छा पढ़ो पहले। हाँ हाँ रामू तुम पढ़ो, पहला कौन सा शब्द है, क्या है पहला, हवा। हवा, वायु, और इसके साथ क्या है, पवन। उसको और क्या कहते हैं, समीर। हाँ, और उसी तरह दूसरा कौन सा है, हाँ अच्छा आगे जाएंगे, बहुत सारा है ना। संध्या, शाम के लिए हम क्या कहेंगे, संध्या, सायंकाल और सांझ। और उसी तरह और भी एक शब्द है सुबह। सुबह क्या होती है, रवि का उदय होता है। रवि का मतलब है कौन है, सूर्य। अभी मैंने बताई ना, सूर्य के लिए रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। तो सुबह क्या होता है, सुबह का अर्थ क्या है, सुबह का अर्थ होती है प्रातः, भोर, और उसके साथ क्या होता है, सवेरा। अच्छा बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने हैं। पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है याद करने के लिए। आपको ये तालिका क्यों दे रही हूँ, आपको पता है, आप लोगों को पढ़ना है और उसे याद भी रखना है और लिखना भी है। तो लिख लो जल्दी से, क्या क्या है। पहला कौन सा है, रात है, और दूसरा कौन सा है, दिन है। तीसरा कौन सा है, शेर। शेर कौन है, जो कहाँ पे रहता है, जंगल। जंगल के राजा जो शेर है उसका भी अन्य नाम है। और उसी तरह आँख, अभी मैंने बताया, नयन, चक्षु, नेत्र, ऐसे हैं। और बहुत सारे हैं, आसमान के लिए और संसार के लिए बहुत सारे शब्द हैं। आप लोगों के लिए कुछ काम दे रही हूँ। अच्छा कौन सा काम है, मैंने क्या किया उसे देखेंगे, बाद में आपको गृह कार्य में देती हूँ और आपको ज़रूर लिखना है और अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाना भी है। अच्छा एक काम है, देखो पहले मैंने क्या बताया आपको, क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया में कितने वेद है और क्रिया का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका एक चार्ट में आपके लिए बनाई हूँ। देखिए यहाँ पे सब एक ना एक काम कर रहा है, तो आप लोगों को भी एक ऐसा चार्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, गुब्बारा। गुब्बारा को लेके क्या कर रहा है बताओ मुझे, नहीं सुनाई दे रही मुझे, जोर से बताओ ना। हाँ हाँ समझ में नहीं आई, अच्छा इसका मैं कन्नड़ में बता दूंगी। ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಲೂನ್ ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ। हाँ दूसरा क्या है, एक क्या है, गेंद खेल रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी पी रहा है। और यहाँ पे क्या कर रही है? वो प्रार्थना कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? वो हंस रही है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो छलांग मार रहा है। क्या है? कपड़ा धो रही है। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे जो क्रिया के शब्द आपके सामने है, बट उठना, बैठना, करना, दौड़ना, ये सभी जो है उसका आप लोगों को क्या करना है? हाँ, अभी मैंने एक चार्ट आप लोगों को दिखाई ना, उसमें बहुत सारे क्रिया शब्द है। उठना, बैठना, सोना और प्रार्थना करना, ये सभी है ना। आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारे क्रिया शब्दों को लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाना है। और उसके बाद ये सब प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर लिखना है और अपनी अध्यापिका को ज़रूर दिखाना है। क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, आपको पता है ना अभी? हाँ, और दूसरा प्रश्न है, क्रिया शब्द की सूची बनाइए। अभी मैंने कहा ना, खाना, पीना, रोना, सोना, ये सभी क्रिया शब्द है। उसका एक तालिका बनाओ बस, और कुछ नहीं करना है आपको। सब एक के बाद एक लिखते जाना है बस। क्रिया का अर्थ क्या है, उसके बाद में उसकी तालिका बनाना है। और दूसरा विषय हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जो काम स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करने के लिए, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अच्छा बच्चों, उसका परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं उसको उदाहरण सहित लिखना है। जैसे अभी मैंने कहा आपके लिए, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। सिर्फ 4 या 5 शब्द लिखिए, ये काफ़ी है उदाहरण, 4 या 5। हाँ, उसके बाद हम लोग किस विषय पे आए थे? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? हाँ, उसके बाद क्या है? हाँ, कुछ पर्यायवाची शब्दों को सूची बनाइए। जैसे मैंने कहा, माँ, जननी, मातृ। उसी तरह आप भी पिता के लिए लिख सकते हैं ना। हाँ, और उसी तरह अध्यापक के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसे 4 या 5 उदाहरण आप लिखिए। इससे आप लोगों को पता चलता है कि आपने आज क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। अच्छा बच्चों, मैं समझती हूँ आज की जो विषय था क्रिया, क्रिया के भेद, और इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, और उसके बाद कौन से विषय पे हमने चर्चा की थी? हाँ, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग तो बहुत अच्छे तरह से मेरे साथ दिया, इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present, sir. Present, teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.